हेलो एवरीवन। तो आज का ये वाला जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये पूरा एक सीरीज़ होगा जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे और एमसीक्यूज़ से रिलेटेड थोड़ा एक्सप्लेनेशन वगैरह भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चाहे आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीएसएससी के किसी एग्ज़ाम का, या फिर झारखंड का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको साइंस का ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। साइंस का अगर एमसीक्यू का आपको उसमें रिक्वायरमेंट है, तो ये वाला लेक्चर अगर आप देख जाएंगे तो पूरा आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट यहाँ से रिपीट मारता हुआ दिखेगा, ठीक है। कंप्लीट रिपीट मारेगा। बहुत सारा का क्या होगा कि ऑप्शन जो है वो उससे आपको क्वेश्चन पूछ देगा रिपीट होके, ठीक है। और एक पैटर्न का भी आपको अंदाजा मिल जाएगा कि झारखंड में लेवल किस तरह का होता है, ठीक है। जेपीएससी जेएसएससी दोनों एग्जाम के लिए ये आपका ज़रूरी है। कॉपी पेन साथ में लेके बैठना आप लोग को, ये नहीं कि बस वीडियो को प्रवचन के जैसा सुन लिया। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट्स वगैरह आप लोग अपना बनाते चलेंगे, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट्स जो होता है वो याद रहता है, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, ठीक है, पीडीएफ अगर आपको फ्री में चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, एग्जाम क्लस्टर झारखंड एग्जाम का टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है। नीचे आपको हम लिंक दे देंगे हमारा टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ जो है इसका अपलोडेड मिलेगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पीडीएफ देखने से नहीं होगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा बात होगा जो लेक्चर के दौरान हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। बहुत लोग तेज बनेगा, सीधे जाएगा कट से पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा, लेकिन उससे सिर्फ नहीं होगा। और हाँ, अभी क्या है, 12 तारीख को यानी 12 नवंबर रात 12 बजे तक दिवाली सेल चल रहा है, जिसमें हमारा जो जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ आपको 99 रुपये में मिलेगा, ठीक है, ओनली 99 रुपीज़ में, ठीक है। और अगर उसको आपको लेना चाहते हैं 99 रुपीज़ में, तो आपको डिस्काउंट कोड ऑफिसर का प्रयोग करना होगा। इसका भी जो लिंक है वो आपको पहले कमेंट में मिल रहा होगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ, अगर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यहाँ जाके पूछ सकते हैं। याद रखिएगा 12 नवंबर रात 12 बजे तक ही ये प्राइस है, ठीक है। उसके बाद प्राइस इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों लोगों को समस्या रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा टाइप का समस्या है, इंग्लिश मीडियम को यहाँ प्रॉब्लम रहता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन वगैरह हर चीज़ इंक्लूडेड है और एरर भी आपका इसमें नहीं रहेगा, ठीक। 10 टोटल टेस्ट है आपको पेपर 3 के लिए, तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा हो तो होगा ही होगा। ध्यान रखिएगा पहला टेस्ट जो है वो फ्री है, और इससे हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा कि हम लोग को जो चैनल है उसको सस्टेन करने में, सर्वर का कॉस्ट उठाने में, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लेक्चर सब कुछ फ्री रखने में बहुत सहायता होगा। तो अगर आप चाहें, आपको ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिएगा, इससे हमारा मदद हो जाएगा और आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा प्रचार उर्चार हो गया, थोड़ा सा डायरेक्ट लेक्चर पे आ जाते हैं। क्या करें, सब करना पड़ता है सस्टेन करने के लिए। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, लाइट ईयर जो है किस चीज़ का यूनिट है, ठीक है। यूनिट के ऊपर बहुत सवाल आता है, तो लाइट ईयर, अब बचवा लोग क्या करेगा ना, सबसे पहले अगर जो साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए तो ये सब हलवा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखेगा ईयर। अच्छा, ईयर से इसको लगेगा कि टाइम, टाइम से रिलेटेड यहाँ पे क्या आ रहा है, एज यानी कि आयु, तो इसको मार देगा। लेकिन ये इसका आंसर नहीं, आंसर होगा डी, डिस्टेंस का, ठीक है। लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है, जो प्रकाश होता है ना, रोशनी, रोशनी एक साल में कितना दूरी तय करेगा, यानी एक रोशनी जो है एक साल में जितना दूरी को तय करेगा उसको कहते हैं हम लोग लाइट ईयर, ठीक है। रोशनी एक साल में जितना दूरी को तय करेगा, रोशनी, रोशनी, लाइट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, ठीक है। और लाइट का स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड है, इसको भी लिखिए। और लाइट ईयर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना दूरी तय करता है लाइट एक साल में। तो ये प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का वैल्यू है। ये भी आपको रटा हुआ रहना चाहिए, एकदम दिमाग में घुसा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत हाई संभावना कि आने वाले जेएसएससी या जेपीएससी में रिपीट मार सकता है ये क्वेश्चन। वैसे ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन अभी हम करवा रहे इस सेशन में, जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस जेपीएससी में आया हुआ सवाल है। अब आप बोलेंगे कि इतना टफ लेवल, इतना ऊपर लेवल का एग्जाम से क्यों स्टार्ट करवा रहे हैं सर, तो देखिए लेवल थोड़ा सा हम लोग अभी अप रखेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम्स जो है, खासकर आपका जो जेएसएससी सीजीएल अभी थोड़ा सा दूर है, तो शुरुआत हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल, ऐसा भी बहुत टफ नहीं है, समझ लीजिए। लाइट ईयर वैसा कोई टफ एग्जाम चीज क्वेश्चन तो है नहीं, थोड़ा सा ऊपर लेवल से शुरू करेंगे और एग्जाम जैसे से नजदीक आएगा थोड़ा थोड़ा हम लोग नीचे चलते जाएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाए। तो अभी क्या है, खुशी खुशी आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का चीज भी पढ़ लीजिएगा, है ना। और जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया है, अच्छे से इसको फॉलो कीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट में आपको दूसरा वीडियोस भी मिलेगा, ठीक। दूसरा सवाल आपका क्या है, दूध को मथ कर उसमें से अगर मलाई अलग करना है
तो इसको किसके इस्तेमाल से किया जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स से, कोहेसिव फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जैसे कोई भी चीज ऐसे गोला 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 घूमता है ना, तो बाहर की तरफ उसमें हर पॉइंट पे एक बल लग रहा होता है, इसी बल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या यानी कि केंद्रापसारक बल। बाप रे, हिंदी बड़ा खतरनाक चीज होता है। तो हिंदी मीडियम लोग के लिए यहाँ पे लिख दिया है। ध्यान रखिएगा, मेन जो आपका इंग्लिश ही है ये हम गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो अगर कोई गलती उलती होगा तो माफ कर दीजिएगा, हिंदी का टाइपिस्ट रखने का पैसा नहीं है भाई यहाँ पे हमारे पास। तो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है हल्का सा स्लाइट एरर रहेगा। तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हिंदी वाला, तो इधर पट से नजर मार लेना है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वही न्यूटन बाबा वाला, इसमें कहा है कि कोई भी चीज, बड़ा चीज वस्तु छोटा वस्तु को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और कोहेसिव फोर्स क्या होता है ना, कि बेसिकली अगर एक ही चीज का पार्टिकल है, जैसे दूध का पार्टिकल है तो सब चिपक चिपक के रहेगा, पानी का पार्टिकल है सब आपस में चिपक चिपक के रहेगा, हनी का पार्टिकल है तो आपस में सब चिपक चिपक के रहेगा। यही जो आपस में चिपकाने वाला जो फोर्स होता है ना, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक, चलिए, ऑटोमोबाइल का जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ये भी जेपीएससी में हुआ सवाल है। सारा इस सेशन का जितना भी सवाल है सब जेपीएससी वाला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जेपीएससी में पूछा है हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल का मतलब बेसिकली गाड़ी छकड़ा हो गया। तो ऑटोमोबाइल का जो ब्रेक होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका पास्कल्स लॉ पे होगा। ठीक है, पास्कल लॉ पे काम करेगा। बेसिकली प्रेशर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाला ये लॉ होता है। यही पास्कल आपको ध्यान में आना चाहिए, किसका यूनिट है, प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या है, पीए, पास्कल। ठीक, चलिए, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बात लिखा हुआ है, वही जो हम आपको बताए कि पास्कल्स लॉ का है। आपका प्रॉपर डेफिनेशन है, एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल एग्जाम के लिए। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, जो मछलियाँ होता है ना, फिश, वो झील जो जम जाता है, जैसे अब झारखंड में तो ये सब जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन बाहर जगह में जाइएगा ना तो झील होता है ना, ऐसे करके झील, तो झील का जो सतह होता है ऐसे ऐसे करके पूरा जम जाता है ठंड की वजह से। फिर भी इसके अंदर का जो मछली होता है वो जिंदा कैसे बच जाता है, उसको भी जम के मर जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि जो झील का सतह होता है उसके नीचे वाला जो एरिया होता है ना, ये ऊपर का एरिया हुआ, नीचे का एरिया में पानी फॉर्म में रहता है, मतलब ऊपर पूरा जम गया बर्फ, ये पूरा बर्फ है, खानी खत्म, नीचे में एक छोटा सा एरिया बचता है जो कि अभी भी लिक्विड रहता है। ऊपर में चाहे कितना जम जाए, नीचे में लिक्विड रहेगा। इसका बहुत साइंटिफिक रीजन होता है, उतना समझाने का यहाँ समय नहीं है। मेन वो रीजन आपको कॉम्प्लिकेटेड है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। मेन चीज आएगा कि आपका वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। ठीक है, तली के पास पानी नहीं जमता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, देखिए, स्पीड ऑफ लाइट स्टार्टिंग में बताए थे, यहाँ पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ने पूछ दिया। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कभी कभी एग्जाम में आपके साथ खेल जाएगा, इसी को क्या बोलेगा, किलोमीटर पर सेकेंड में आपको दे दिया होगा। ठीक है, तो इसको अगर किलोमीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 10⁸, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। अगर किलोमीटर पर सेकेंड, नीचे तो सेकेंड है, अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या, 10⁻³ से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आवर ओवर जो सब है कैलकुलेशन आपको करना होगा, ज्यादातर आपको इसी से काम हो जाएगा। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये जेपीएससी 2003 में आया था, काफी पुराना है, इसलिए अब देखिए, अब क्या है कि जेपीएससी केवल नाम से आपको टेंशन नहीं लेना, हड़क जाता है बहुत लोग यही देख करके कि अरे बाबा कैसे होगा जी। तो झारखंड पीसीएस आया हुआ है, लेकिन 2003 का सवाल है, तो उस समय थोड़ा इजी सवाल है। ये सब क्या है, देखिए कोई बड़ा बात नहीं, ये सब तो बच्चा लोगों को पता रहता है, और आराम से आपका ये सब एसएससी, रेलवे, किसी एग्जाम में जेएसएससी में आपसे पूछ भी करेगा, तो बहुत अच्छा चांस इसको याद करके रख लेना है, और क्या। चलिए आगे देखते हैं, वायुमंडल में जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, डिफ्यूजन अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं। तो लाइट जब प्रवेश करता है तो डिफ्यूजन होता है, यानी कि वो ऐसे एक लाइट आ रहा था ऐसे ऐसे करके, उसके बाद यहाँ कोई चीज से टकरा के ऐसे 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 3-4 जगह फैल जाता है, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन किसके वजह से होता है, डस्ट पार्टिकल की तरह से, यानी धूल के कणों की वजह से डिफ्यूजन नाम का एक चीज होता है। ठीक है, जेएसएससी 2013 में, सॉरी जेपीएससी 2013 में आया हुआ सवाल है। तो डस्ट पार्टिकल की वजह से ऐसे, बेसिकली डिफ्यूजन का मतलब क्या है, छितरा जाना। तो छितराएगा कब, जब डस्ट के किसी पार्टिकल से लाइट टकराएगा, छोटा डस्ट का पार्टिकल होना चाहिए, नहीं कि यहाँ पे एक पत्थर रख दिया बड़का को, अब बोल रहा सर यहाँ से तो लाइट वो पास ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ वो बात नहीं है। छोटा लाइट डस्ट का पार्टिकल होता है, उसके वजह से छितरा जाता है। जैसे रात शाम उनको होता है तो देखते नहीं, खिड़कियां से जो ऐसे करके लाइट आता है तो ऐसे 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 चारों तरफ क्या है, छितराने छितराने जैसा होने लगता है ना, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है,
चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नाम से आपको समझ में आ रहा है। चलिए ऑप्शन से खेलते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी टेम्परेचर स्केल, शायद हो सकता है थ्योरेटिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। चलिए एब्सोल्यूट जीरो से हो रहा है। टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर द वेपर ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस इज कंडेंस्ड, ये तो गलत लग रहा है। तो इसका जो आंसर है क्या है? बी है। जो लोएस्ट पॉसिबल थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, यानी कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर थ्योरेटिकल है, याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में ये हो सकता है। तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव जो तापमान है उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ये बेसिकली क्या होगा? आपका 0 केल्विन होगा। ठीक है, केल्विन आपको पता होगा, केल्विन सेल्सियस ये सब क्या है? टेम्परेचर नापने के लिए, तापमान नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला जैसे कि आप लोग अगर देखिएगा तो फॉर्मूला क्या है? केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 है शायद, है ना। तो ये है पॉइंट, कुछ भी होता है उतना आगे याद करने का जरूरत नहीं है। तो अगर केल्विन का वैल्यू 0 हो जाएगा, एब्सोल्यूट 0, तो सेल्सियस प्लस 273, इसको उधर भेजिएगा तो सी का वैल्यू आपका क्या निकलेगा? -273। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? -273 में एब्सोल्यूट जीरो में सेल्सियस में अगर निकालिएगा तो -273 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है उसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, या फिर 0 केल्विन का जो तापमान होता है उसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा हाई लेवल अभी लगेगा। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी हाई लेवल कर लीजिए। एग्जाम के टाइम में जो अभी का हाल फिलहाल में जितना जीएसएससी वाला सवाल आया है ना, सब एक साथ कंपाइल करवा के करवाएंगे, उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर जो है हवा का वो बढ़ जाता है तो उसमें वाटर वेपर खींचने की क्षमता बढ़ती है या घटती है या क्या होती है? जैसे एयर का ये पार्टिकल है, कण है, इसके अंदर क्या है कि वाटर का जो वेपर होता है उसको ये खींचता है, तब ना इसमें नमी आता है। तो ये नमी अपने अंदर सोखने का क्षमता टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है कि घटता है कि क्या होता है? तो बढ़ता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे हवा जो है और पानी को अपने अंदर सोखने लगेगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसमें? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में। ठीक है, और टेम्परेचर में। ठीक, अगला सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो गामा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बहुत हाई पावर का होता है। एक्सरे भी है, अल्ट्रावायलेट रे भी है, और सुपरसोनिक वेव ये क्या होता है? ये नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुपरसोनिक वेव बेसिकली किसको बोलते हैं ना, कि देखिए साउंड जो होता है ना, साउंड यानी कि आवाज। ठीक, तो साउंड जब बहुत ज्यादा स्पीड में होता है उसी को कहते हैं, जैसे कोई भी रफ्तार है, कोई भी चीज है जो साउंड के स्पीड से 1 गुना से ऊपर बढ़ती है लेकिन 5 गुना से नीचे रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपरसोनिक वेव। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि साउंड का स्पीड है x, तो कोई भी चीज 3x का स्पीड से अगर चल रहा है ना, तो वो क्या हम कहेंगे कि सुपरसोनिक रफ्तार में वो चल रहा है। लेकिन अगर कोई चीज 5 गुना भी ज्यादा तेज हो जाएगा ना, साउंड का रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ने लगेगा, चलने लगेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हाइपरसोनिक। जैसे मिसाइल उसाइल में आप लोग को बहुत इंटरेस्ट होगा, देखते भी होंगे, तो इसको हम लोग बेसिकली जो हम ये आपको 5 गुना 3 गुना कह रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चलिए थोड़ा सा एक हमको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद आया तो आप लोग को समझा देते हैं। कहाँ गया जी, कहाँ गया? चलिए एक आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं इसी क्वेश्चन के सहारा लेते हुए। एक कॉन्सेप्ट है मार्क नंबर का। ठीक है, MACH, ये सब आएगा इसलिए हम अलग से आपको एक्सप्लेन करते हैं। मार्क नंबर, मार्क नंबर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होगा कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज आपका चल रहा है उसका रफ्तार, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, साउंड यानी कि ध्वनि की रफ्तार। तो अगर मान लीजिए इसमें अगर हम डालेंगे तो एक मार्क नंबर निकलेगा। अगर मार्क नंबर 1 है, ठीक है, यानी कि क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है और साउंड है दोनों का स्पीड बराबर है, यानी कि कोई चीज जो है वो आवाज की रफ्तार से उड़ रहा है या चल रहा है, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे इससे ये 1 से ऊपर होगा, मान लीजिए 2 हो गया, तो 2 कहने का क्या मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, सामान है, ये साउंड की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से उड़ रहा है। 3 गया तो 3 गुना रफ्तार से, 4 गुना 4 गुना रफ्तार से। तो यही 3 4 2 ये जो आया ना, इसको हम क्या कहते हैं? मार्क नंबर।
तो मार्क नंबर जब 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 1 से आपका बड़ा हो जाएगा लेकिन 5 से नीचे रहेगा, ठीक है, तो इस मार्क नंबर वाले इस ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए हम लोग को क्या कहते हैं, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है, सुपरसोनिक कहेंगे, ठीक। और जैसे ही 5 से ऊपर उड़ेगा ना, 5 से ऊपर उड़ जाएगा कोई चीज, तो इसको हम कहेंगे हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट। इसी में एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, सुपरसोनिक मिसाइल, जैसे कि हमारा क्या है, ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस वैसे किस किस चीज से जुड़ के बना है, तो ब्रह्मोस जो है भारत का ब्रह्मपुत्रा नदी और मॉस्को यानी कि रशिया का मोस्कवा नदी, इन दोनों के मेल से, क्योंकि हम लोगों ने रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस को बनाया, मिसाइल को बनाया है, ये सब भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो ब्रह्मोस और मोस्कवा इन दोनों से मिलकर बना, तो सुपरसोनिक मिसाइल जैसे ब्रह्मोस, और हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी चल रहा है, इस पे काम चल रहा है, अभी कोई प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल बना नहीं है, एक दो जो बना है उस पर भी थोड़ा सा भी शंका है, तो उसके ऊपर हम लोग किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। तो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, सुपरसोनिक जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है, वो साउंड वेव है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी एक चीज आपका एग्जाम में कभी कभी आएगा कि आपको बोलेगा कि इसमें से ज्यादा पावरफुल कौन है या फिर फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, वेव आपको दे देगा और बोलेगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका है या वेवलेंथ कम किसका है। तो इसमें भी हम आपको एक चीज और सिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, पढ़ पढ़ा के खाली क्वेश्चन पार कर देने वाला आदत तो मेरा है नहीं, आप लोग पहले से जान रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा, कुछ कुछ हम आपको बीच में एक्स्ट्रा ज्ञान भी देते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम में आपको क्या दे देगा ना कि कितना तरह का प्रॉपर हम लोग जानते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, गामा रे जानते हैं, ठीक है, एक्स रे जानते हैं, यूवी रे जानते हैं, इंफ्रारेड जानते हैं, माइक्रोवेव जानते हैं, इसी में एक विजिबल लाइट भी होता है जो हम लोग को आंखों से दिखता है, और रेडियो वेव भी होता है, ठीक है। तो अब इस सारा आपको अलग अलग तरह का दे देगा एग्जाम में, कभी कभी क्या पूछेगा ना कि जैसे आपको ऑप्शन में दे देगा गामा दे देगा, एक्सरे दे देगा, यूवी दे देगा और रेडियो वेव भी दे देगा, और बोलेगा इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, या आपसे ये पूछ देगा कि इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगा, या पूछ देगा कि सबसे कम इसमें से वेवलेंथ किसका होता है। तो इसको याद रखने के लिए ना सिंपल आप एक इक्वेशन याद रखिएगा, एकदम छोटा सा प्यारा सा इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू एच एक कांस्टेंट है, क्या है इस हम लोग को जानने से मतलब नहीं है, हम बाद में बताएंगे। एफ जो है आपका फ्रीक्वेंसी होता है, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के होगा, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना एनर्जी ज्यादा होगा किसी भी वेव का, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एनर्जी ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ठीक, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, हल्क का, ठीक है। आप लोग देखे ही होंगे मार्वल का कॉमिक सीरियल ये सब जब देखते होंगे तो हल्क के बहुत एनर्जी रहता है, ठीक है, हल्क बहुत एनर्जी वाला चीज है। तो और हल्क किससे बना था, तो गामा रे से बना था, गामा रे का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके वजह से हल्क बनता है, यानी कि एनर्जी ज्यादा होगा हल्क का, यानी गामा रे का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो एक चीज याद रख लीजिए, गामा एक्स यूवी आई एम आर, इसको इसी पैटर्न में याद रखिएगा, गामा एक्स यूवी आई एम आर। तो गामा रे सबसे बड़ा है, सबसे एनर्जेटिक है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, फिर एक्स का है, फिर यू से अल्ट्रावायलेट, भी से विजिबल, ठीक है, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव और आर से रेडियो वेव। तो ये सब आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे घटते चले जा रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे हाई इसका होगा, सबसे लो इसका होगा, और वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ बढ़ते चला जा रहा है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा में होता है, ठीक है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आया तो बहुत सही, नहीं भी समझ में आया तो ये वाला पैटर्न जरूर याद रखिएगा, आगे काम देगा। चलिए आगे फिर से एक क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला है कि किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसा रेडिएशन है जिसका रिमोट कंट्रोल, टीवी वाला जो रिमोट होता है ना, बेसिकली रिमोट में किसका इस्तेमाल होता है, लाल लाल करके जो थोड़ा सा बत्ती नहीं जलता है, तो वो है आपका इंफ्रारेड। ऐसे भी आपको याद रहेगा, अगर रिमोट का कभी बत्ती देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा तो रेड होता है, तो इंफ्रारेड, रेड से इसको याद रखिए, ठीक है, ये आपका रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल होता है। अल्ट्रावायलेट ये जो रेडिएशन होता है इसका इस्तेमाल होता है किसमें, कीड़े वगैरह को मारने में, वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। आप लोग सुने भी होंगे यूवी प्लस आरओ, ऐसे करके हेमा मालिनी जी जो प्रचार करती है कि इसमें यूवी है आरओ है, तो यूवी माने अल्ट्रावायलेट, ये वाटर का प्यूरिफिकेशन में, साफ सफाइया करने में यूज होता है, ठीक ना। अब माइक्रोवेव का इस्तेमाल क्या होता है, खाना उना बनाने में होता है, माइक्रोवेव ओवन आप लोग सुने ही होंगे, तो खाने को गर्म करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड
एलईडी जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? लेजर के प्रिंसिपल पे नहीं, लेजर उजर थोड़ी होता है। थर्मो आयोनिक एमिशन, आयोन वगैरह निकलता है? नहीं निकलता। फोटो इलेक्ट्रिक कोड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस, यानी कि किसी इलेक्ट्रिकल बॉडी से अगर आप करंट पास करते हैं तो वो थोड़ा सा लाइट को इमिट करता है, बाहर निकालता है। इसी प्रिंसिपल को इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस बोलते हैं और इसका इस्तेमाल होगा आपका एलईडी में, ठीक है। तो ये डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेटेस्ट जो झारखंड का जेपीएससी हुआ था उसका प्री में ये वाला सवाल आया था, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के पिता यानी फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, रिपीटेशन का बहुत हाई संभावना, कोई भी एग्जाम हो बहुत हाई संभावना, ये सब आपसे आपको पता भी होना चाहिए। रॉकेट बॉयज जो लोग देखे होंगे उनको पता भी होगा, ठीक है। इंडिया का जो सैटेलाइट सीरीज है जिसको इनसैट के नाम से जाना जाता है वो किस चीज का एग्जांपल है? क्या वो एक रिसोर्स सैटेलाइट है, मिलिट्री सैटेलाइट है, पोलर ऑर्बिटिंग है, या मीटियोरोलॉजिकल यानी कि मौसम विज्ञान का? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मौसम विज्ञान का उपग्रह है ये इनसैट वाला जो सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। लेटेस्ट जो आपका जेपीएससी हुआ था उसमें ये वाला आया हुआ सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बहुत लोग यहाँ पे डीमोटिवेट हो गया होगा, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है। देखिए थोड़ा सा अपना लेवल ना अप रखना है हम लोगों को, ठीक है। जेपीएससी वाले लोग तो देखिए वो लोग के लिए तो ये फायदेमंद है ही, लेकिन जेएसएससी में सीजीएल में अगर मान लीजिए जैसे हुआ क्या था ना कि इस बार का जो आपका म्यूनसिपैलिटी वाला एग्जाम हुआ उसके अंदर थोड़ा सा साइंस का लेवल अप हो गया, तो बहुत लोग वहाँ पे घबरा गया, उसमें नहीं उसको टैकल कर पाया। खासकर आर्ट्स का बच्चा लोग को ये सब प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहे इसके लिए थोड़ा सा अप लेवल का सवाल प्रैक्टिस आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। इनसैट जो सीरीज है सैटेलाइट का वो किस में यूज होता है? तो टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और मौसम विभाग दोनों सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी, ठीक है, आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन, इसका नाम क्या है? आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत क्या है? न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर, इंडिया की पहली न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिहंत, ठीक। अगला सवाल है, लेजर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सिंपल सा बात है इसलिए हिंदी में नहीं लिखे है। लेजर LASER इसका फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में ये सवाल आने का बहुत हाई संभावना, ठीक है। और लेजर का फुल फॉर्म तो आप लोग जान ही लिए, उसके साथ में और कुछ और बात को जान लीजिए, ठीक है, कि पहला जो लेजर है वो कब बना था? 1960 में बना था रशियन वैज्ञानिकों द्वारा, जिनका नाम क्या है? एनएस बासोव, AM प्रोखोरोव, ठीक है। और इसका जो थ्योरेटिकल बेस है यानी इसको बनाने का जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है वो किन्होंने दिया था? CH टॉवरेस ने दिया था 1965 में, ठीक है। तीनों लोग जो है इन तीनों को इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी फिजिक्स में मिल चुका है उस बार, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला है और तीनों के नामों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नोट्स में अपना एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, साइंस का कोई भी स्टूडेंट को ये सब पता होना चाहिए कि एटम में जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, खोज निकाला था? तो इसका आंसर बी चैडविक है, ठीक है। चैडविक बहुत चैड व्यक्ति थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग और जान लेंगे कि जो अपना क्रोनोलॉजी बेसिकली, ठीक है, जिसे शाह जी क्या बोलते हैं कि क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, तो हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था, ठीक है, 1897 में जे थॉम्पसन द्वारा, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन को खोजा जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1919 में। फिर न्यूक्लियस का खोज होता है, अरे यहाँ पे रिपीट मार दिया है, अच्छा नहीं रिपीट नहीं मारा है। न्यूक्लियस अर्नेस्ट रदरफोर्ड और प्रोटॉन भी अर्नेस्ट रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक 1932, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन को किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल के नाम से। ये आपका जेपीएससी 2021 में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा याद कीजिएगा। हिग्स बोसॉन के बारे में बेसिकली गॉड पार्टिकल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका वेट, जो भार क्या होगा उसको जानने में, उसको डिटरमाइन करने में इसका मदद होता है। तो ये एक तरह से डिसाइड करता है कि भार क्या होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको सबसे पहले आर्टिफिशियली बनाया गया था, ठीक है। जैसे एलिमेंट क्या होता है ना कि सारा एलिमेंट नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता, कुछ कुछ चीज हम लोग इंसान लोग खुद से बना दिए, हम लोग के पास इतना शक्ति आ गया कि हम लोग एलिमेंट को बना देते हैं, ठीक है, यानी तत्वों को खुद से बनाते हैं। तो जो पहला तत्व था जो हम लोगों ने खुद से बनाया था, इंसानों ने बनाया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टेक्नेटियम, ठीक है।
जिसका जो प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो माफ़ी। ये 2013 का जेपीएससी में आया था, ये आपको याद रखना चाहिए। इस बार के सीजीएल में आने का बहुत हाई संभावना। ठीक है, ये जो केमिकल एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 43 है, ये भी याद रखिए। पहला आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट है और इसको किसने आइसोलेट किया था, यानी किसने बनाया था, कार्लो फेरियर और एमिलो सागरे, 1937 में इसको बनाया गया था। ठीक, ब्रास यानी कि पीतल, वो अपना रंग बदल देता है हवा में रखने पे, किसके वजह से, तो इसका आंसर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ब्रास यानी कि पीतल अपना रंग बदल देता है। ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल उठ के आया। एनसीईआरटी में हम लोग ये सब चीज पढ़े थे, 2013 का जेपीएससी में पूछा था, आगे भी आने का बहुत हाई संभावना। ठीक है, हेवी वाटर जो आ गया, हेवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। H2O क्या है, नॉर्मल पानी होता है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन जो होता है वो सिंपल हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन का 3 कॉमन आइसोटोप भी होता है। जैसे हाइड्रोजन क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर आपको 1 मिलेगा, मास नंबर भी 1 मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं आपका न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल एक प्रोटॉन रहेगा, एक प्रोटॉन रहेगा। लेकिन जैसे इसमें हम एक प्रोटॉन अगर और डाल देंगे तो ये इसका जो मास नंबर है 2 हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम कहते हैं। इसी में अगर हम एक प्रोटॉन और डाल दें तो ये क्या होगा, ट्रिटियम हो जाएगा, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, ये जो ड्यूटीरियम से बना हुआ पानी होता है ना, इसी को हेवी वाटर करते हैं। और ये जो ड्यूटीरियम होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेवी हाइड्रोजन। ठीक है, हेवी हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, तो ये जो 3 हुआ, ये 3 क्या हुआ, हाइड्रोजन का आइसोटोप हुआ। ये भी कॉपी में डाल लीजिएगा अगर आपका नहीं डाला होगा। वैसे तो आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके पास होबे करेगा, अगर नहीं भी है तो डाल लीजिएगा, मजा आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आपको एक एज मिलेगा ये सब सवाल में। तो इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं और इसको टी से भी डिनोट करते हैं। तो D2O जो है वो आपका हैवी वाटर हो जाएगा। ठीक है, जेपीएससी 2003 में आया हुआ सवाल है, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानना है। हाँ, आइसोटोप बेसिकली क्या होगा, एक ही एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है। देखिए नीचे एटॉमिक नंबर लिखे थे, सबका सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं तो कमेंट में एक और एग्जाम्पल दीजिएगा हमको आइसोटोप का। ठीक है, जाने तो सही इतना दूर तक कौन लोग पहुंचे हैं। ठीक है, तो आइसोटोप का एक एग्जाम्पल बताइएगा। ठीक है, वैसे जो आपका हेवी वाटर होता है D2O, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, एज अ मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल होता है और कूलेंट की तरह इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। मॉडरेटर और कूलेंट, कूलेंट यानी कि इसको ठंडा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है, उनके स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, वैसे पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कि आप हेवी वाटर का इस्तेमाल करें कूलेंट के लिए और मॉडरेटर के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। इतना क्वेश्चन हम आपको करवाए, देखते हैं जरा इतना आगे तक कौन लोग पहुंचा। तो कमेंट में एक बार ये शब्द लिखिएगा तो जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं। ठीक है, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगेगा तो प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, लाइक बटन भी दबाइए, ताकि ऐसा आपको फ्यूचर में और वीडियोस मिलेगा। कमेंट हमको कर दीजिएगा कि अगर आपको लेवल अगर बहुत हाई लग रहा है तो हम थोड़ा सा मिक्स रखेंगे, इसमें थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चंस भी डाल देंगे, क्योंकि हमको पढ़ाते पढ़ाते फील हुआ कि लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही आप चला गया। तो क्या बहुत ज़्यादा ही आप था, पचाने में प्रॉब्लम हुआ, या फिर ठीक था लेक्चर, अगर ज़्यादा लंबा लगा या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर बताइएगा, ताकि धीरे धीरे इंप्रूव करके और बेटर आपको मिलेगा। ठीक है, और PDF आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिएगा। PDF वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फटाफट प्राप्त हो जाएगा, ताकि आपका रिवीजन भी बढ़िया से हो सके। ठीक है, जाते जाते आपको याद दिला देते हैं, दिवाली का सेल चल रहा है 12 नवंबर रात 12 बजे तक। आपको जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो केवल 99 रुपीज़ में मिलेगा, JSSC CGL पेपर 3 का। लेकिन 99 में लेने के लिए आपको ये वाला डिस्काउंट कोड वहाँ पे लगाना है। ठीक है, कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कूपन, वहाँ पे ऑफिसर ये वाला कोड लगा दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे मैसेज करके अगर आपको कुछ भी पूछना है टेस्ट सीरीज के लिए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी पूछना है, कुछ सुझाव देना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कंप्लेन वगैरह है, तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज के बारे में और सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रो करने का यही एकमात्र तरीका है। हम लोग कोई बड़ी कोचिंग नहीं है, सिर्फ आपके सपोर्ट से ही हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, छोटे 1-2 लोग मिलकर इसको चलाते हैं, तो अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हमारा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा बेनिफिट होगा तो हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में आपका भी और ज़्यादा बेनिफिट हो, बहुत सारा प्रोडक्ट आपको इतने ही सस्ते दामों पर हम लोग अवेलेबल करवा सके। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।